क्या हजारों साल पहले लिखा हुआ आयुर्वेद आज के समय में भी रिलीवेंट है? इसकी रियलिटी, इसकी सच्चाई क्या है? क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत स्लो असर दिखाती है? क्या इसमें भस्म या मेटल्स ऐड रहते हैं जिसका शरीर पे, किडनी, लीवर पे असर होता है? क्या आयुर्वेदिक दवाइयों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं रहती? किसी भी कॉम्बिनेशन में कितने भी दिन तक आप ले सकते हैं? क्या आयुर्वेद क्लिनिकली रिसर्च बेस्ड है? इसके ऊपर क्लिनिकल स्टडीज हुई है या जस्ट ये सूडो साइंस है? इसके सारे जो जवाब है वो आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, वो भी आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। तो इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आपको जो आयुर्वेद का ज्ञान मिल रहा है उसका सोर्स क्या है, यानी कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब देखिए, अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो इस तरह का कंटेंट, यानी जो लोग आयुर्वेद का ज्ञान आपको दे रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं। उसमें कुछ लोग हैं जो फिटनेस ट्रेनर है या नेचुरोपैथी के है, या कोई साधु सन्यासी, कोई बाबा, कोई आश्रम में रहने वाले, या कोई रेसिपी चैनल है, महिलाएं इस तरह की रेसिपीज या होम रेमेडीज आयुर्वेद के नाम से आपको बता रही है। यह ऐसे लोग हैं जिनको परंपरा से ये ज्ञान मिला हुआ है। तो इसी तरह से ये लोग हैं, यानी 90% से ज्यादा इस तरह का ग्रुप है। सिर्फ 5 या 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास आयुर्वेद की डिग्री, आयुर्वेद का क्वालिफिकेशन है। अब देखिए, जैसे MBBS है 5.5 साल की डिग्री है, वैसे ही BAMS ये भी 5.5 साल का डिग्री कोर्स है, और उसके बाद भी 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी MD या MS, ये 3 साल का कोर्स है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये ज्ञान ऐसे ही उसको मिल जाए या ऐसे ही बता सके तो अपने जीवन के 8.5 साल उसमें क्यों वेस्ट करे। अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे घर में ये आयुर्वेद की परंपरा पहले से थी। मेरे दादाजी आयुर्वेदिक वैद्य थे जिन्होंने अपनी एज के 90 ईयर्स तक आयुर्वेद की चिकित्सा दी है। तो मेरे घर में तो ये चीजें थी, तो मुझे अलग से अपने जीवन के 8.5 साल इसमें गंवाने की क्यों जरूरत थी। देखिए, जब तक हम आयुर्वेद के ग्रंथों को देखेंगे, समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, इन सूत्रों को नहीं समझेंगे, इवन जो ज्ञान है उसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रोसीजर्स को करके नहीं देखेंगे, तब उसके फायदे नुकसान क्या है, जो मेडिसिन है उसके फायदे नुकसान क्या है, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरों को इसके बारे में नहीं बता सकते। जब मैं आयुर्वेद की पढ़ाई कर रही थी तब मैंने साथ साथ में एलोपैथी की भी पढ़ाई शुरू रखी थी, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, मेडिसिन ब्रांच के बारे में जानना शुरू रखा, क्योंकि ये कंपैरेटिव स्टडी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपके डिसीजेस को मैं अच्छी तरह से समझ पाऊं, इनको कंपेयर कर पाऊं, और जो दोनों पैथीज है उनके फायदे नुकसान क्या है इसको बेटर तरह से समझ सकूं। तो ये बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी इस तरह से अपना जो नॉलेज है वो अपग्रेड करते हैं, और वो आज के समय में करना जरूरी भी है। अब आप लोग ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि आप जिस सोर्स से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो सही है या नहीं। तो आपको एक ही चीज करनी है, जो चैनल आप देख रहे हैं उसके अबाउट सेक्शन में जाइए, उसमें उस व्यक्ति की पूरी जानकारी लिखी होगी। अगर ये प्रॉपर आपको जानकारी मिले, वो व्यक्ति आपको ज्ञान देने के लिए ऑथराइज पर्सन है, वो आपके जो वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें वो आयुर्वेद के रेफरेंसेस दे रहे हैं, तो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि वो सही तरह से आपको डायरेक्शन देगा, सही ज्ञान देगा। अन्यथा क्या होगा, तो आप भटक जाओगे। आयुर्वेद का जो सही ज्ञान है वो आपको नहीं मिलेगा, उल्टा गलत जानकारी मिलेगी। आप गलत तरह से इन चीजों को अपने ऊपर ट्राई करेंगे और उसका नुकसान होने का पूरा चांस है। आयुर्वेद में औषधि निर्माण, यानी औषधियां किस तरह से बनानी है, इसका बहुत ही सविस्तर, बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है, और वो बहुत सटीकता के साथ बताया हुआ है। आज जैसे हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी सी औषधियां, जैसे कि आपको हेयर ऑयल बनाना है तो किस तरह से बताया जाता है कि बस वो जो सारे हर्ब्स है जो बालों के लिए हितकर है, जैसे कि आंवला हो, भृंगराज, जो भी औषधियां हो, तो बस आप उसको लाओ, आप उसको तेल में आप उसको गर्म करो, उसका एक्सट्रैक्ट उस तेल में आने दो, बन गया ये हेयर ऑयल। या आप उसको तेल में डुबो के रखो, बन गया आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। तो देखिए, इस तरह से ये आयुर्वेदिक हेयर ऑयल नहीं बनता। आयुर्वेद में इसकी जो विधि बताई हुई है वो किस तरह से है, पहले जो औषधियां है, जो सूखी औषधियां, इस तरह के द्रव्य जो है उनका पहले काढ़ा बनाया जाता है, फिर उसमें तेल डाला जाता है। शिरपाक विधि से जो तेल बनाए जाते हैं उसमें तो दूध इसमें ऐड किया जाता है, ताकि जितनी भी औषधियां है उसका एक्सट्रैक्ट पूरी तरह से उस काढ़े में, उस दूध में आए, और फिर वो उस तेल में जाए, ताकि वो सही तरह से आपको मिल सके, उसका कोई भी नुकसान ना हो। और अगर हम सिर्फ इन औषधियों को तेल में उबाल के तेल बनाएंगे तो इसका खरपाक होगा, यानी ये औषधियां जल जाएंगी, तो वो आपको फायदा नहीं देने वाली, उल्टा उसका नुकसान हो सकता है। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, क्योंकि हर छोटी छोटी प्रोसीजर या जो भी आप होम रेमेडीज अपनाते हैं, घर पे जो भी बनाते हैं, उसकी भी सही आयुर्वेदिक विधि जानना जरूरी है।
इसलिए आपका सोर्स सही होना जरूरी है। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी ये कभी खत्म न होने वाला विवाद है। अब देखिए, सभी चिकित्सा प्रणालियों का मूल उद्देश्य क्या है? तो समाज को स्वास्थ्य प्रदान करे, जो भी बीमारियां हैं, जो डिसीजेस है, उनको ठीक करे, उनको दूर करे। तो मुझे लगता है कि सभी चिकित्सा प्रणालियों ने साथ में काम करना बहुत जरूरी है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सके। अगर हम एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो कोई व्यक्ति है जिनको कार्डियक डिसीज है, हार्ट में ब्लॉकेजेस है, उनको एंजियोप्लास्टी की तुरंत जरूरत पड़ी तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनका लाइफ बचाना ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन सर्जरी के बाद अगर वो आयुर्वेद की दिनचर्या, खान पान, जीवन शैली को अपनाते हैं तो ये प्रिवेंशन के लिए काम करने वाली है। अदरवाइज क्या होगा, तो ये ब्लॉकेजेस फिर से आ सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए आयुर्वेद को अपनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आयुष मंत्रालय की तरफ से मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष ये भी अभियान चला, जिसमें एलोपैथिक जो प्रैक्टिशनर्स है या जो पैरामेडिकल स्टाफ है, सबको ही आयुर्वेद का ज्ञान दिया गया ताकि इसको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। मैंने भी एज अ गवर्नमेंट ट्रेनर ये लेक्चर्स दिए हैं, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो भी ट्रेनिंग में फिजिशियंस, एनेस्थेटिस्ट, सर्जन ये लोग थे, तो उन्होंने भी बहुत इसको अप्रिशिएट किया, आयुर्वेद के ज्ञान को लेने की कोशिश की। तो इस तरह से सभी जो पैथीज है अपने आप में ये पूरक है। तो मुझे लगता है कि समाज को सबकी जरूरत है और सबने साथ में मिलजुल के ये काम करने की जरूरत है। क्या आयुर्वेद स्लो है? आयुर्वेदिक मेडिसिन से देर से रिजल्ट मिलता है? तो इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि जब भी आपको कोई तकलीफ होती है, सबसे पहले आप होम रेमेडीज लेंगे, फिर और कोई पैथी ट्राई करेंगे, उसके बाद आयुर्वेद को चांस देंगे कि चलो देखते हैं कि कुछ हुआ तो सही। तब तक क्या होगा कि आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। एक जितनी क्रॉनिक होंगी, जितने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, उतना ही उस बीमारी को ठीक करने के लिए समय लगेगा। और दूसरा है कि आयुर्वेद में सप्रेशन नहीं है, कि बीमारी को दबाया नहीं जाता। जैसे कि आपको दर्द हो रहा है तो पेन किलर अगर आप लेंगे तुरंत आपका दर्द कम हो जाएगा। वही अगर आपको आयुर्वेद की चिकित्सा लेनी है तो उसमें इस तरह का दर्द दबाया नहीं जाता। तो आपको जरूर लग सकता है कि आपको दर्द कम होने के लिए टाइम लगता है। उसमें भी जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, यानी जो कारण है उसको दूर करना, परहेज का पालन करना, खान पान का ध्यान रखना, प्रकृति विकृति के अनुसार दवाइयां लेना, ये सारी चीजें रहती है। इसलिए आपको लग सकता है कि थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, पर ये बीमारी को जड़ से दूर करने के लिए उतना टाइम देना बहुत जरूरी रहता है। जब भी आपको इस तरह के इंस्टेंट रिजल्ट अपेक्षित है, तब फिर बहुत सारे वीडियोस ऐसे आएंगे कि रातों रात गोरा बना दो या रातों रात ये कर दो, वो कर दो। तो इस तरह से ड्रामेटिक रिजल्ट या मैजिकल रिजल्ट अपने आप में सही नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रख के आयुर्वेद की उचित चिकित्सा लेना जरूरी है। आयुर्वेद में बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज, क्लिनिकल रिसर्चेस हुए हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में ये क्लिनिकल स्टडीज पब्लिश भी हुई है। ये सभी डेटा आपको अवेलेबल है ऑनलाइन, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये सुडो साइंस है और बिल्कुल रिसर्च नहीं, कुछ भी नहीं। इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी थेसिस रहता है, तब भी क्लिनिकल एक छोटी स्टडी की जाती है, तब भी जाके आपको डिग्री मिलती है। सिर्फ एक चीज जरूर है कि जो आयुर्वेद के पैरामीटर्स है वो अलग है। जैसे कि औषधियों के बारे में हम देखें तो रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये चीजें बताई जाती है, उसको देखना भी जरूरी है। इवन जिस पर्सन में आप ये ट्राई कर रहे हैं उसकी प्रकृति वगैरह वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयुर्वेद में हर एक व्यक्ति अलग है, विशेष है। तो कुछ पैरामीटर्स स्टडी में जरूर बदल सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स नहीं है कि सब चीजें सेम चले, पर एक चीज जरूर है कि और ज्यादा इस पे रिसर्च होने की, और ज्यादा मोटिवेशन, फंडिंग की आज के समय में भी जरूरत है। क्या आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स है? तो हाँ, बिल्कुल है। अगर उसे सही तरह से उसका प्रिपरेशन नहीं किया गया, उसका प्यूरिफिकेशन ना किया, उसका सही डोज में, सही ड्यूरेशन के लिए, सही कॉम्बिनेशन में अगर ना लिया गया तो नुकसान बिल्कुल हो सकते हैं। और ये नियम सभी मेडिसिन, वो चाहे किसी भी चिकित्सा प्रणाली का हो, सभी मेडिसिन का ये जो नुकसान है वो आपको दिख ही सकता है। अब देखिए, एक जो आता है कि आयुर्वेद में मेटल्स या भस्म है, तो क्या है, मेटल्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हम ये मेटल्स ऐसे दे तो शरीर को नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए उसका भस्म बनाया जाता है, उसका पहले प्यूरिफिकेशन किया जाता है, फिर भस्म बनाया जाता है। उसके लिए एक प्रॉपर मेथड फॉलो की जाती है, ताकि ये जो भस्म है वो पूरी तरह से प्रॉपर एब्सॉर्ब हो सके, शरीर के लिए वो सुटेबल रहे, और उसको बहुत कम मात्रा में उचित कॉम्बिनेशन के साथ एक प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है, ताकि आपकी बीमारी कम करने के लिए वो तुरंत वो फायदा दे सके, और बाद में मेंटेनेंस के लिए दूसरे दवाई पे इसका स्विच करना रहता है। लेकिन ये जो भी आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक है उनकी निगरानी में लेना बहुत ज्यादा जरूरत है, अन्यथा इसके नुकसान जरूर दिखने वाले हैं।
कुछ लोग आयुर्वेद के नाम से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जिनको आयुर्वेद के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो ऐसे ही किसी आयुर्वेदिक चूर्ण में कुछ स्टेरॉइड मिला के, पेन किलर्स मिला के देते हैं और उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने जरूर बचना चाहिए। क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी एक्सपायरी डेट होती है या कितने भी दिनों तक कैसे भी हम इन्हें ले सकते हैं? तो देखिए, जरूर ये एक्सपायरी डेट रहती है। इसे आयुर्वेद में सवीर्यता अवधि कहा गया है, यानी उसकी पोटेंसी, उसका जो एक इफेक्टिव आपको जो रिजल्ट मिलता है उसके लिए ये ड्यूरेशन बताया हुआ है। तो ये चूर्ण के लिए, काढ़े है, गुटीवटी या अवलेह कल्पना है, तो इन सबके लिए ये जो ड्यूरेशन है यानी एक्सपायरी डेट है वो अलग अलग रहती है। अगर आप रेडी प्रोडक्ट लाते हैं तो उसके ऊपर ये जो एक्सपायरी डेट है वो मेंशन रहती है, तो इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर बीमारियां नई नई है तो पुराना आयुर्वेद उसमें क्या फायदा देगा, क्योंकि उसमें तो उन बीमारियों का नाम भी वर्णन नहीं है। तो देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, आयुर्वेद में उस बीमारी का नाम नहीं है, लेकिन आयुर्वेद किसके ऊपर काम करता है? आयुर्वेद कुछ सूत्रों पे, कुछ सिद्धांतों पे काम करता है। तो बीमारी जिस व्यक्ति को हुई है उसकी प्रकृति, उसके शरीर में कौन सा दोष बिगड़ा हुआ है, धातुओं का क्षय हुआ है या वृद्धि हुई है, मौसम कौन सा चल रहा है, उस व्यक्ति का खान पान किस तरह है, इन सभी चीजों को देखते हुए किसी भी बीमारी में अगर उसको दवाइयां दी जाती है, परहेज बताया जाता है, तो उसको लाभ मिलने वाले हैं। तो सिर्फ उसको सही तरह से एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। आयुर्वेद की जो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है वो है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी जिसके शरीर में ये दोष धातु मल समान रूप से है, यानी उनका बैलेंस है, और जिसका आत्मा, जिसकी इंद्रिया प्रसन्न है, ऐसा ही व्यक्ति स्वस्थ है। तो हमें इसी स्वास्थ्य को प्राप्त करना है और इसीलिए आयुर्वेद हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको मदद जरूर करेगा, आपके काफी सारे जो डाउट्स है उसको क्लियर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।